जय हिंद दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों बहनों, आज है 20 जून और दोस्तों आज के एडिटोरियल डिस्कशन के वीडियो में हम 4 रेलेवेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों एक आर्टिकल हम इंडियन एक्सप्रेस में से डिस्कस करेंगे जो कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में बात कर रहा है, इंडियन इकोनॉमी का कंपोनेंट बनता है GS3 का। एक आर्टिकल अगेन आज क्योंकि मंडे है और बाई वीकली अशोक गुलाटी जी का आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आता है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, नोटेड एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, तो वो बात करते हैं ऑयल पाम प्लान के बारे फॉर इंडिया। देन वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों एक आर्टिकल बिजनेस लाइन में से हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसी की टेकअवेज रह चुके हैं फ्रॉम द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो कि जिनेवा में अभी कंक्लूड हुई है। और अंत में दोस्तों आर्टिकल जो आया है हिंदू में वो डिस्कस करेंगे जहां पे एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की जो रैंक अभी पीछे आई थी, जहां पे इंडिया को 180 नंबर पे रखा गया था। तो यहाँ पे कुछ बातें कॉलमनिस्ट ने करी हैं कि क्या सजेशंस है इंडिया के लिए आने वाले टाइम में। और देखिए बहुत सारे क्लेम्स हैं, भारत सरकार ने भी इन क्लेम्स को नहीं ठीक माना। डेफिनेटली ये ऐसा बोलना कि जी हमारा परफॉर्मेंस एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स में इतना पुअर है, वो बात थोड़ी हजम भी नहीं होती है। बट नेवरदलेस देखते हैं कि इस आर्टिकल में क्या क्या बातें कॉलमनिस्ट ने करी हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो रहेगा। बाकी दोस्तों अगेन रेपिटेशन के तौर पे आपको जैसे पता है कि अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग का, तो दोस्तों यदि आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं तो आपने क्या काम करना है, आपने इस नंबर पे ना टेलीग्राम की आपसे एक मैसेज ड्रॉप करना है और हम आपको ऐड कर लेंगे। वैसे तो देखिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको 2 तरह के लिंक मिलेंगे, ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होंगे ये होगा टेलीग्राम चैनल का, ठीक है, और ये किसका लिंक होगा, PDF का। यदि इसके बावजूद भी आपको लगे कि आपको टेलीग्राम का जो चैनल है उसमें एक्सेस नहीं मिल रहा, तो ये नंबर पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। PDF शाम को 8 बजे, PDF जो है ना शाम को 8 बजे टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। तो यदि आपको यहां से भी PDF नहीं मिल रही, वहां पे जाके PDF देख लीजिए। और लगभग 5:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में जो बेस्ट आंसर है वो पिन कर दिया जाएगा, दैट विल बी पिन्ड, ठीक है जी। चलिए बाकी जो आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करें उसका जो PDF है या स्क्रीनशॉट है ऑलरेडी आपके साथ ग्रुप में सुबह 11:30-12 बजे के बीच में शेयर कर दिया गया था। तो बेस्ट आंसर दोस्तों ग्रीन टैक्स वाला जो क्वेश्चन था, आंसर है सृष्टि का। अच्छा आंसर लिखा है, मनमीत मैम ने रिव्यू किया था। एक बात मैं समझता हूं कि यहां पे सृष्टि ने मिस कर दी, वो ये है कि देखिए जब हम कार्बन टैक्स की बात करते हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन में ये जो सेकंड पार्ट पूछा गया था सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बन टैक्स इन इंडिया की बात करी गई थी, तो एक बात हमने आर्टिकल में भी पढ़ी थी, वो ये है कि कार्बन टैक्स के चलते क्लैरिटी ज्यादा मिल सकती है बिजनेसेस को कि कैसे वो अपने बिजनेसेस में सुधार लेके आ सकते हैं। आफ्टर ऑल अगर उनको पता है कि भी कितना एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स उनको लगेगा कि अगर वो हाईली इंटेंसिव कार्बन प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे, तो बिजनेसेस को भी ये आइडिया हो जाएगा, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी आइडिया हो जाएगा कि कितनी कॉस्ट है जिसमें कॉस्ट कटिंग रिक्वायर्ड है, या कितनी कॉस्ट है जो उनको आगे कंज्यूमर्स को पास ऑन करनी पड़ेगी। तो ये एक बात थोड़ी मिसिंग मेरे को लगी इसमें सिग्निफिकेंस वाली बात में, कि हम कार्बन टैक्स एक क्लैरिटी लेके आ सकता है एज कंपेयर टू द कार्बन इमिशंस की बात करते हैं, कार्बन ट्रेडिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये बात आप मेंशन कर सकते हैं। अब बाकी अदरवाइज मनमीत मैम ने आंसर रिव्यू किया था, सो वेरी वेल डन सृष्टि। बाकी दोस्तों आज के आर्टिकल शुरू करते हैं। तो पहला आर्टिकल द इन्फ्लेशन टाइट्रोप। तो देखिए दोस्तों अभी हमने कुछ दिन पहले भी बात करी थी, यूएस के फेडरल बैंक ने रेपो रेट उनका अपना जो इंटरेस्ट रेट है हाइक किया था बाय 0.75 बेसिस पॉइंट। अब देखिए महंगाई तो हर जगह, देखिए कोई भी सरकार हो, चलो चाहे वो जो बाइडन है, चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे वो बोरिस जॉनसन है, कोई भी है, कोई भी प्रधानमंत्री है, कोई भी प्रेसिडेंट है, तो महंगाई तो डेफिनेटली बहुत बड़ी सिरदर्दी बनती है सरकारों के लिए, ठीक है। लोग जूते मारते हैं ना, लोग फिर गालियां निकालते हैं कि भाई प्याज के दाम महंगे हो गए हैं, तेल के दाम महंगे हो गए, सरकार क्या कर रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम बात समझेंगे इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया की। देखिए आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स को भी मैनेज करना है, करेंसी का भी देखना है कि भी करेंसी अप्रीशिएट हो रही है, डेप्रीशिएट हो रही है, करेंसी को भी मैनेज करना है, ठीक है। तो बट बहरहाल लेकिन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी रहता है। तो उसी दिशा में मार्च 2015 में आरबीआई ने अडॉप्ट किया था ऑफिशियली इन्फ्लेशन टारगेटिंग प्रोग्राम, ठीक है जी। इन्फ्लेशन टारगेटिंग मतलब लेमन टर्म में समझे कि भाई इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कैसे एक टारगेटेड लेवल तक लेके आ सकते हैं। तो अब यहां पे अगर हम इंडिया में बात करें तो जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेंज है वो है आपका प्लस माइनस यानी कि 4 ± 2%, ठीक है, यानी कि 2% से लेके 6% के बीच तक की जो इन्फ्लेशन रेंज है वो टॉलरेबल है। 2% से कम टॉलरेबल नहीं होगी, 6% से ज्यादा भी टॉलरेबल नहीं होगी। तो अभी हम देख रहे हैं अब आज के टाइम पे जो इन्फ्लेशन को मेजर करने का यार्डस्टिक है वो WPI यानी कि होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन नहीं है, CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है। किसी जमाने में WPI को इंडिकेटर रखा जाता था टू मेजर द इन्फ्लेशन। अब चाहे इन्फ्लेशन WPI है, चाहे CPI है, चाहे वो महंगाई प्रोड्यूसर्स के लिए है, चाहे वो कंज्यूमर्स के लिए है, सिरदर्दी तो सबके लिए है,
तो ये सोचा गया था कि मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रैटेजी से हम एक रेंज में इन्फ्लेशन को कंटेन कर पाएंगे, 2% से लेके 6% के बीच में। पैंडेमिक आ गया, चलो उससे पहले नोटबंदी भी हुआ, जीएसटी भी हुआ, और भी ऐसे बहुत सारे कारण थे। बिकॉज देखिए, अब फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं कि पैंडेमिक के आने से यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ गई है या महंगाई बढ़ गई है, या चलो आज के टाइम पे चलो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो है काफी सालों से ही खराब चल रहे थे। बट नेवरदलेस आरबीआई का मेन टारगेट था कि कैसे महंगाई को नीचे लेके आना है, कैसे इन्फ्लेशन को कंटेन करना है। ठीक है जी। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन लेवल को, कैसे करेगा? इंक्रीजिंग द रेपो रेट और डिक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट। तो अगर इन्फ्लेशन बहुत कम हो रही है तो फिर डिमांड ज्यादा इंक्रीज करनी है ना। इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है ताकि डिमांड को कंटेन किया जा सके, डिमांड को कंप्रेस किया जा सके। ठीक है, तो इंक्रीजिंग इन इंटरेस्ट रेट इज बिलीव टू ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेशन लेवल, कंप्रेस द डिमांड। और अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन 2% से भी नीचे है, मान लीजिए ऐसे हम न्यूज में पढ़ते हैं कि जी आज इन्फ्लेशन 1% है ना, 1.5%, तो वो बात भी सही नहीं है, वो भी बिजनेसेस के लिए अच्छी बात नहीं है, तो वो भी इससे भी हमारी जीडीपी हिट करेगा। आप देखिए, अगर जापान की बात करें, जापान में क्या प्रॉब्लम है? जापान में डिफ्लेशन की प्रॉब्लम है, वहां पे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर डिक्रीज करेंगे इंटरेस्ट रेट को तो उससे इन्फ्लेशन लेवल बढ़ेगा, यानी कि डिमांड बढ़ेगी, है ना। तो एक हेल्दी जो रेंज है वो 2% से 6% के बीच में मानी गई है। चलिए, तो सप्लाई शॉक्स की बात करें, देखिए अब वो चाहे यूएस का फेडरल बैंक है, चाहे वो आरबीआई है, चाहे वो किसी और कंट्री का सेंट्रल बैंक है, ये उनके हाथ में नहीं है कि कोरोना आ गया है, या रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, या सीरिया में लड़ाई हो रही है, या दुनिया में किसी और कोने में लड़ाई हो रही है। तो जो सप्लाई साइड शॉक्स हैं, देखिए इससे तो पूरी दुनिया जूझ रही है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इंडिया के नॉन फूड और नॉन ऑयल कंपोनेंट्स की ऑफ द सीपीआई, दैट इज क्लोज टू 47%। ठीक है, तो यहां पे सजेशन जो दिया गया है पार्थासेन ने, जो कि कॉलमनिस्ट हैं, वो भी इकोनॉमिस्ट है, नोटेड इकोनॉमिस्ट है, वो सजेशन ये देते हैं कि देखो, पहली बात तो ऐसा है कि 2021 में भी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही थी, तब हमारे गवर्नर ने कहा था कि ये ट्रांजिटरी इन नेचर है, कि चलो अभी कोई बात नहीं, लॉकडाउन्स हैं, पैंडेमिक चल रहा है, तो कोई बात नहीं, अभी इन्फ्लेशन नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन काफी इकोनॉमिस्ट पिछले 6-7 महीने से कह रहे हैं कि भाई अब टाइम है कि आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए। अब हो क्या रहा था कि बहुत सारे जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, बड़े देशों की बात करें, यूरोपियन यूनियन है या अमेरिका की बात करें, तो वो बहुत एक लूज मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, है ना। अब मॉनेटरी टाइटनिंग के टुवर्ड्स हम देख रहे हैं, पहले बहुत एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, यानी कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि और डिमांड क्रिएट करना और स्टिमुलस क्रिएट करना, है ना, सस्ते दाम में लोन्स देना। अब थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो लोन्स लेने भी अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन के बैंकों में भी अब थोड़ा महंगा है लोन्स उठाना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। लेकिन यहां पे कॉलमनिस्ट ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो राइज है ना, वो ज्यादा फ्रीक्वेंट होना चाहिए एंड मोर देन द इन्फ्लेशन, ताकि जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो रिफ्लेक्ट कर सके। तो ठीक है, चलो इंटरेस्ट रेट को राइज करने से कंप्रेशन एंड डिमांड तो आता है, लेकिन देखिए अब यहां पे भी देखिए काफी और व्यू भी आ जाता है, काउंटर व्यू भी आ जाता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा अगर इंटरेस्ट रेट को राइज करेंगे तो डिमांड में कंप्रेशन अच्छी बात होगी। तो अगर ऐसी बात है तो एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या होगा? तो डिमांड तो वहां पे भी इंपैक्ट करी जाएगी। ठीक है, चलिए अब फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लोज की अगर हम बात करें, देखिए अब ये एक फंडामेंटल बात होती है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, देखो एक तो एफडीआई आता है ना, वो हार्ड आपके पास कैपिटल आ रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, कोई यहाँ पे प्लांट खड़ा किया जा रहा है, तो चलो वो तो स्टेबल मनी कही जाती है ना। या तो कहो कि जी आपके पास फॉरेक्स रिजर्व आज के टाइम पे $800 बिलियन के हो गए, क्योंकि आप बहुत सारी कमोडिटीज एक्सपोर्ट करते हैं। अब इंडिया में ऐसा केस तो नहीं है, हम बाय इनहेरेंटली इतने सालों से हम करंट अकाउंट सरप्लस में तो कभी भी नहीं आए हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट में रहे हैं। हाँ, ये जरूर हुआ है पिछले 2 सालों में बहुत सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा बनाया था, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे। ठीक है, हमने स्टॉक मार्केट में भी देखा कि सेंसेक्स की बात करें, दैट वाज क्लोज टू 60,000। ठीक है, ऐसी बात मानी जा रही थी कि अगर ऐसा चलता रहा तो सेंसेक्स 70,000 भी ब्रीच कर जाएगा, लेकिन अभी फिर सेंसेक्स गिरा था। अब बात यह कि जो पैसा है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें, पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट होती है इसको हॉट मनी कहा जाता है, वोलेटाइल मनी कहा जाता है। 2020 तक तो ठीक है, वी सॉ मैसिव पोर्टफोलियो कैपिटल इनफ्लोज। क्यों? बिकॉज एक फंडामेंटल कारण क्या था, जो बड़े देश हैं, अमेरिका है, कनाडा है, यूरोपियन यूनियन के देश हैं, उनके वहां पे यानी कि ओईसीडी, उनके वहां पे जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो काफी लो थे। इंडिया के जो करंट अकाउंट डेफिसिट थे दे वर फाइनेंस्ड बाय फॉरेन रिजर्व्स, लेकिन ये फॉरेन रिजर्व्स हमारे एक्सपोर्ट के कमाए हुए पैसे नहीं थे। नो डाउट हमने $400 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट भी अचीव करा, वो भी न्यूज में था अभी कुछ टाइम पहले। लेकिन हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट फाइनेंस किए गए हैं वो इस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा फाइनेंस करे गए हैं। पर आज हालत क्या है? आज ये हालत है कि कहां हमारे 6 महीने पहले फॉरेक्स रिजर्व्स, वो भी आपको जैसे पता है अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है कि आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व्स को मैनेज करता है, तो कहां हमारे फॉरेक्स रिजर्व $640 बिलियन थे और आज कहां वो $600 बिलियन पे आ चुके हैं।
तो FII इनफ्लोज जो है ना, ये हमारी लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस को रिफ्लेक्ट करता है। अगर हमने अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है तो उसके लिए हमको अपने एक्सपोर्ट्स और ज्यादा कॉम्पिटिटिव करने पड़ेंगे, जैसे चाइना कर रहा है। तो पहले यहाँ पे OECD के बारे में भी समझ लें, थोड़ा एक वैल्यू एडिशन यहाँ पे आपके लिए आ गया। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट होता है OECD। इसमें कितने देश हैं? 30। सो इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 38 नेशंस इन यूरोप, द अमेरिकाज एंड द पैसिफिक। तो दोस्तों इसमें कनाडा भी आ जाता है, USA भी आ जाता है। OECD का प्रीकर्सर क्या था? ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है। और उसके बाद 1961 में स्टैब्लिश किया गया OECD। तो थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, यू नेवर नो, कई बार हमको क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ जाते हैं इसके रिलेटेड, तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हमको बातें पता होनी चाहिए। चलिए फिर बात करते हैं RBI के इंटरवेंशन की, स्टरलाइज्ड इंटरवेंशन की यहाँ पे बात हो रही है। अब देखिए, अब करेंसी, अब आज के टाइम पे तो अब अगर हम रुपये की बात करें दैट इज क्लोज टू 80, है ना। डॉलर की अगर हम अगेंस्ट बात करें रुपये की, तो जो डॉलर है दैट इज क्लोज टू 80। लेकिन अभी पीछे क्या हुआ था? पीछे जब इतना सारा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे थे हमारे यहाँ पे, तो डॉलर जो था, ठीक है, तो डेफिनेटली हमारी जो रुपये थी, रुपये अप्रिशिएट कर रही थी अगेंस्ट द डॉलर, ठीक है। तो अब इतना सारा डॉलर आ रहा है, ऊपर से RBI ने भी बहुत सारे डॉलर्स बाय करे, है ना। अब RBI ने डॉलर्स बाय करे, बहुत सारी सिक्योरिटीज थी, बहुत सारे बॉन्ड्स थे जो RBI ने सेल आउट किए। अब हो क्या रहा था? रुपया अप्रिशिएट कर रहा था। लेकिन अब हमारे लिए देखिए, रुपया अप्रिशिएट करे डिप्रिशिएट करे, ये बात समझनी जरूरी है कि हमारे यहां से एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, लेकिन अगर रुपया अप्रिशिएट कर रहा है, यानी कि अगर डॉलर गिर रहा है, तो डेफिनेटली जो इंपोर्ट्स हैं वो और ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है? एज द RBI इज रेजिंग इंटरेस्ट रेट, द आउटफ्लोज विल पॉसिबली स्लो डाउन विद द रुपी अप्रिशिएटिंग। तो लेकिन यहां पे कॉलमनिस्ट ये कह रहे हैं, ये हमारे एक्सटर्नल बैलेंस के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज इनहेरेंटली हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री नहीं है, हम इंपोर्ट ओरिएंटेड है, हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो करंट अकाउंट सरप्लस हम यहां पे कम देखते हैं, ज्यादातर हम करंट अकाउंट डेफिसिट देखते हैं, राइट। अब डेप्रिसिएशन अ नेसेसरी ईवल, क्या वाकई में डेप्रिसिएशन एक नेसेसरी ईवल है? तो हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया इज अ करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री, ठीक है। तो उसके चलते तो डेप्रिसिएशन तो बुरी बात है, डेप्रिसिएशन अच्छी बात नहीं है। डेप्रिसिएशन तब अच्छा है अगर हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर बहुत कॉम्पिटिटिव है, लेकिन अगर हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर कॉम्पिटिटिव नहीं है और हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी महंगाई बहुत ज्यादा है, तो हम और क्या कर रहे हैं? वी आर ऑल्सो इंपोर्टिंग इन्फ्लेशन। चलिए, सो दोस्तों अगला आर्टिकल है एन ऑयल पाम प्लान फॉर होम, रिटन बाय अशोक गुलाटी। देखिए, अब ऐसा हो रहा है ना कि अब कुछ कंट्रीज है लुकिंग इनवर्ड, प्रोटेक्शनिस्ट हो रही है कुछ कंट्रीज बिकॉज ऑफ द सप्लाई साइड शॉक्स। अभी चाइना में काफी जगहों पे लॉकडाउन है, चलो रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो कंट्रीज लुकिंग इनवर्ड यानी कि प्रोटेक्शनिस्ट हो रही हैं। अब देखिए, 30 साल पहले सपना देखा गया था कि हम थोड़ा ज्यादा ग्लोबलाइज्ड होंगे, है ना। जितनी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन दुनिया के बीच में, देशों के बीच में बढ़ेगी, उतना ज्यादा बेहतर रहेगा पीस के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ कंट्रीज लुकिंग इनवर्ड, तो फॉर एग्जांपल रशिया क्या कर रहा है? रशिया इज एक्सपोर्टिंग द बैन ऑन व्हीट एंड सनफ्लावर ऑयल। यूक्रेन ने भी बैन करा है एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट एंड राइस के ऊपर। इंडोनेशिया ने बैन करा है पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स के ऊपर, बिकॉज अब पाम ऑयल के अगर दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ रहे हैं तो इंडोनेशिया को इस बात का खतरा है, इंडोनेशिया को इस बात का डर है कि डोमेस्टिकली फिर अपने लोगों को कैसे पाम ऑयल देंगे। अगर इतना सारा पाम ऑयल एक्सपोर्ट ही करते रहेंगे और अगर उसका दाम में अगर बढ़ रहे हैं उसके प्राइसेस, तो लोग यहाँ पे कैसे पाम ऑयल अफोर्ड कर पाएंगे? जैसे हमने जैसे वीट एक्सपोर्ट बैन किया था, है ना, अभी हमने शुरू किया था वीट एक्सपोर्ट करना इजिप्ट को और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज को, वेस्ट एशियन कंट्रीज को, इन द वेक ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस। और उसी तरह से अर्जेंटीना ने बैन लगाया है बीफ एक्सपोर्ट्स के ऊपर। टर्की, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान ने भी कुछ ग्रेन प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगाया है। तो विच मीन्स कि बहुत सारी कंट्रीज है लुकिंग इनवर्ड। तो ये तो ग्लोबलाइजेशन के एंटी वाली बात होगी। अब इंडिया की अगर हम बात करें, क्या क्या हम मेजर इंपोर्ट आइटम्स हैं हमारे, देखिए दोस्तों आपके सामने देखिए, लगभग 19 बिलियन डॉलर्स का जो हमारा इंपोर्ट बिल है ना, इतना मोटा इंपोर्ट बिल, वो पाम ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए, जो एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए है, ठीक है। 50 to 60% जो हमारा जो एडिबल ऑयल है वो हम इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे इंडिजिनसली नहीं बनाते हैं, ठीक है। बाकी आइटम्स फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात करें $2.5 बिलियन, पल्सेस की बात करें, दालों की बात करें, अराउंड क्लोज टू $1.5 बिलियन, ठीक है। स्पाइसेस, मसालों की बात करें $1.3 बिलियन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। कैश्यूज की बात करें $1.2 बिलियन, ठीक है। अब देखिए, किसी जमाने में यहाँ पे ये चीजें बहुत ज्यादा बनाई जाती थी, चाहे वो मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, पल्सेस हैं, लेकिन हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस अभी भी वीट और राइस, वीट और राइस, बस उगाई चलो उगाई चलो, और उसकी जगह और कुछ जैसे कोई चीज उगी नहीं सकती यहाँ पे, है ना। तो काफी बार अशोक गुलाटी बात कहते भी रहते हैं कि हम बहुत ज्यादा एक्सेसिवली डिपेंडेंट हैं पाम ऑयल के इंपोर्ट्स के ऊपर। तो क्यों ना यहाँ पे सरकार ने एक प्लान भी निकाला था, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स के ऊपर। तो सरकार ने कहा था कि जो एरिया है, अगर वीट और राइस जितना ज्यादा हम ग्रो कर रहे हैं, अगर वो एरिया यूटिलाइज कर सके पाम ऑयल को कल्टीवेट करने के लिए, तो कितना बेहतर हो सकता है। हम अपनी काफी जो नीड्स हैं वो मीट कर सकते हैं, रादर देन इंपोर्टिंग सो मच ऑफ पाम ऑयल। अब इंडिया का जो एडिबल ऑयल इंपोर्ट बिल है
तो जैसे आपने ग्राफ में भी देखा 19 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर चुका है। इनफैक्ट इंडिया इंपोर्ट करता है लगभग 55 to 60% ऑफ इट्स एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट्स, तो ये बहुत एक्सेसिव है। यहां पे दोस्तों एक डिफरेंस समझना जरूरी है। हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, एक डिफरेंस समझना जरूरी है यहां पे सेल्फ सफिशिएंसी वर्सेस सेल्फ रिलायंस का। अब देखिए सेल्फ सफिशिएंसी क्या है, जब आप कहेंगे जी मैंने कुछ इंपोर्ट करना ही नहीं है बाहर से, चाहे वो पाम ऑयल है, चाहे वो तेल है, चाहे वो कुछ भी है, ठीक है, चाहे वो तेल आपने गाड़ियों में डालना है, चाहे वो पाम ऑयल है जो कुकिंग ऑयल है, कुछ भी है, वो मैंने इंपोर्ट करना ही नहीं है, ठीक है भाई, मैं तो जो इंपोर्ट ड्यूटीज है इतनी ज्यादा एग्जॉर्बिटेंटली इंक्रीज कर दूंगा कि हमने कुछ इंपोर्ट नहीं करना। तो ये हो गया सेल्फ सफिशिएंसी कि मैं अपने आप ही सारा कुछ मैनेज कर लूंगा। सेल्फ रिलायंस क्या है, सेल्फ रिलायंस है कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन आप यहां पे भी बना रहे हैं। सेल्फ रिलायंस में क्या है कि आत्मनिर्भरता की बात आती है, क्योंकि देखिए काफी लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि आत्मनिर्भर भारत जो है तो ये इंडिया का इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी हो रही है, प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी हो रही है। तो इंडिया ने हमने एक बहुत बात स्पष्ट करी कि हम अपनी जो डिपेंडेंस है वो कम करना चाहते हैं इंपोर्ट्स के ऊपर। हम कंप्लीटली कहें कि इंपोर्ट्स हम एलिमिनेट कर देंगे, चाहे वो डिफेंस के हैं, चाहे वो पाम ऑयल के हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल के हैं, तो वो नहीं होने वाला, लेकिन हम अपनी डिपेंडेंसी कम करने की बात करते हैं। तो ये डिफरेंस है सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि हम अपने आप पे बहुत सक्षम है, हमको कुछ नहीं चाहिए, और सेल्फ रिलायंस के भी हमको चाहिए है, लेकिन हम खुद भी यहां पे खुद थोड़ा प्रोड्यूस करेंगे, ताकि अगर हमारी डिपेंडेंसी 100% थी पहले, तो आज हमारी डिपेंडेंसी लेट्स से 50% हो, है ना, या 60% हो। चलो इंडिया की सिचुएशन की बात करें, अब हम अपने एग्री एक्सपोर्ट्स की बात करें। चलो यहां पे कुछ इंकरेजिंग फिगर्स आए हैं। चलो अभी हमने 400 बिलियन डॉलर्स का भी एक्सपोर्ट अभी हमने फिगर देखा था, पीछे हमने अचीव करा था। अब जो कंट्री के जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है ना, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर ने काफी आउट परफॉर्म करा है, स्पेशली 2020 और 2021 में। चलो 2022 में जो राबी हार्वेस्ट था इतना अच्छा नहीं था बिकॉज हीट वेव के कारण, बट बहरहाल जो एग्री एक्सपोर्ट्स थे फिस्कल ईयर 2022 में, दैट टच्ड अराउंड अबाउट 50 बिलियन डॉलर्स अगेंस्ट द एग्री इंपोर्ट्स ऑफ 32 बिलियन डॉलर्स। तो चलो यहां पे सरप्लस देखने को हम कह सकते हैं। सो दिस मीन्स कि हमारा जो एग्रीकल्चर है दैट इज लार्जली ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। चलो अभी हमको थोड़ा फायदा भी हुआ, रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते हमने काफी सारा जो वीट है एक्सपोर्ट किया इजिप्ट में, अफ्रीकन कंट्रीज में, वेस्ट एशियन कंट्रीज में। लेकिन जो सबसे बिगेस्ट एग्री इंपोर्ट आइटम है एडिबल ऑयल, दिस अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ इंडियाज एग्री इंपोर्ट बास्केट। ठीक है, तो पाम ऑयल की बात करें तो पाम ऑयल कंप्राइजेस मोर देन 50% ऑफ इंडियाज एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स। ठीक है, देन फॉलोड बाय सोयाबीन एंड सनफ्लावर। अब यहां पे नेशनल एडिबल ऑयल मिशन की बात करें, ऑयल पाम, अब एक्सेसिव डिपेंडेंस को कम करने के लिए आत्मनिर्भरता की बात होती है ना, आत्मनिर्भरता की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे सेल्फ रिलायंस की बात हो रही है। तो प्रधानमंत्री जी ने ये जो मिशन थी लॉन्च करी थी 2021 में। अब ये सोचा गया था कि हम इसमें सेल्फ रिलायंस अचीव करेंगे, बट दिस वुड रिक्वायर एन एडिशनल एरिया ऑफ अबाउट 39 मिलियन हेक्टेयर्स अंडर ऑयल सीड्स। अब इतना सारा लैंड, यानी कि अगर हमने ऑयल सीड्स ग्रो करने इतने सारे लैंड में, यानी कि काफी सारा जो लैंड हमको कट डाउन करना पड़ेगा, यानी कि जो ऑलरेडी हम सीरियल्स वीट और राइस इतने सारे लैंड पे जो ग्रो कर रहे हैं देश भर में, हमको वो थोड़ा कम करना पड़ेगा और ज्यादा एम्फोसिस हमको ऑयल सीड्स पे रखना पड़ेगा। लेकिन उसका एक रिस्क भी आता है। अब अपने फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम की बात करें, यहाँ पे गरीबी भी बहुत है, हमने कितने सारे गरीबों को खाना भी राशन में देना है, फ्री में देना है, सब्सिडाइज खाना देना है, तो विल दैट कॉम्प्रोमाइज इंडियाज फूड सिक्योरिटी? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। तो अब अगर हम बात करें रैशनल ऑप्शन क्या होगा, देखिए रैशनल ऑप्शन तो यही होगा कि आने वाले समय में कि जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस है एडिबल ऑयल्स में उसको हम कम करें। कैसे कम कर सकते हैं? यहाँ पे ऑयल पाम कल्टीवेशन को बढ़ावा देके, ठीक है, और हमको ये भी इंश्योर करना है कि हम प्रोडक्टिवली ये खेती बाड़ी कर रहे हैं, प्रोडक्टिवली हम पाम ऑयल कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहे हैं एज कंपेयर, बिकॉज हमारे कॉम्पिटेटिव पार्टनर्स कौन होंगे यहाँ पे? इंडोनेशिया और मलेशिया, जिनसे हम इतना सारा इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि इंपोर्ट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, लेकिन यहां पे भी बनाना शुरू कर देंगे। तो जैसे मैंने कहा कि अगर हम 100% डिपेंडेंट थे तो फिर 50% डिपेंडेंसी हो जाएगी या मे बी 60% डिपेंडेंसी हो जाएगी। तो इंडिया हैड आइडेंटिफाइड अराउंड अबाउट 3 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एरिया जहां पे ऑयल पाम जो है उसको सूटेबली ग्रो किया जा सकता था। तो अभी तक ऑब्जेक्टिव क्या है कि एटलीस्ट 1 मिलियन हेक्टेयर लैंड को अंडर ऑयल पाम कल्टीवेशन लेके आना है बाय 2025 बाय 2026। तो अभी अपॉर्चुनिटी टाइम है इंडिया के लिए। पाम ऑयल की अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उसके प्राइसेस हाई हैं, तो आने वाले समय में ये तो चलो वोलेटिलिटी तो बनी रहेगी, चाहे क्रूड ऑयल है चाहे वो एडिबल ऑयल है, इसमें तो हम वोलेटिलिटी देखते रहेंगे। तो अच्छा टाइम है इंडिया के लिए कि कैसे हम अपनी प्रोडक्शन को, पाम ऑयल कल्टीवेशन प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी आ जाते हैं। सबसे पहली बात तो है कि इसका जो गेस्टेशन पीरियड है इस क्रॉप का वो बहुत ज़्यादा लंबा है, 4 से 6 से 7 साल भी लग सकते हैं। अब इस समय के लिए, अब देखिए हमारे यहाँ पे तो जो एवरेज लैंड होल्डर्स हैं, जो एवरेज किसान जो यहाँ पे हैं, तो उनके पास तो जो लैंड होल्डिंग्स है वो तो बहुत कम है, 2 हेक्टेयर से भी कम की ज़मीन है। तो वो क्या करेंगे? तो डेफिनेटली सरकार को उनको इस समय के लिए अगर 4 से 6 से 7 साल लगेंगे इसका पूरा प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए, तो उनको कुछ ना कुछ सब्सिडी देनी पड़ेगी। अब अगर वो अपना लैंड फोरगो करके वहाँ पे पाम ऑयल कल्टिवेट कर रहे हैं,
तो अब सरकार को सब्सिडी कितनी देनी चाहिए, तो यानी कि जितना उनको मुनाफा होना था चावल की खेती पे या वीट की खेती पे उतनी सब्सिडी उनको दे दी जाए। तो ये सजेशन दिया गया है। और एक और सजेशन इस आर्टिकल में दिया गया है कि क्यों ना पाम ऑयल को डिक्लेयर कर दिया जाए एज अ प्लांटेशन क्रॉप। इससे क्या होगा, जो कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, दे कैन ओन द लैंड, दे कैन लीज द लैंड फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस, बिकॉज जब पता है कि गेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा है इसकी खेती बाड़ी के लिए, ठीक है, इसका जो पूरा प्रोसेस है इसका कल्टिवेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक का, तो वो अपने हिसाब से अपनी प्लांटेशंस को डेवलप कर सकते हैं और अपने प्रोसेसिंग यूनिट्स बना सकते हैं। तो ये सजेशन यहां पे कॉलमनिस्ट दे रहे हैं। फिर बात करेंगे हमारे जो गेम्स हुए हैं एट दी WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हैपनिंग इन जेनेवा। तो दोस्तों वैसे ये 12 जून से 15 जून के बीच में थी, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया 17 जून तक। तो अगर हम पीयूष गोयल की माने, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं, वो कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं यहां से निराश नहीं जा रहा हूं। लेकिन अब देखिए, अब इसको लेके और भी बहुत कवरेज होगी आर्टिकल्स में, काफ़ी सारे इसको लेके कवरेज इंडियन एक्सप्रेस में भी आज आई थी, बिजनेस लाइन में भी आई थी। तो मैंने थोड़े बहुत ही इसमें से जो आपके साथ मैं पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत उसमें से इंडियन एक्सप्रेस में से भी और थोड़ा सा बिजनेस लाइन में से भी है, ठीक है। अब इसको लेके और भी आर्टिकल्स आते रहेंगे। तो पहले तो हम समझे कि WTO के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बारे। तो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है WTO की। ये इसकी जो मीटिंग है 2 साल में एक बार कंडक्ट की जाती है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 1995 टू प्रमोट ग्लोबल फेयर ट्रेड। WTO इज रन बाय 164 मेंबर्स। तो अब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के चलते जो भी कोई रूल्स हैं जो चेंज किए जाएंगे या नए रूल्स बनाए जाएंगे, तो ये बाइंडिंग रहेंगे इन सब 164 मेंबर्स के ऊपर, ठीक है। और दोस्तों उसके अलावा अकॉर्डिंग टू इट्स द रूल्स, ऑल द डिसीजन जो कि लिए जाते हैं, जो नए रूल्स बनाए जाते हैं WTO में, वो कंसेंसस बेस पे बनाए जाते हैं। और कोई भी मेंबर आउट ऑफ द 164 मेंबर्स दे कैन एक्सरसाइज अ वीटो। हमारी मेजर डिमांड्स क्या थी इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से पहले? एक तो एग्रीकल्चर की बात करें, ठीक है, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स की हम बात करें, बहुत लंबे अरसे से खास करके इंडिया इज चैंपियनिंग द कॉज especially of the developing world as far as the food security programs is concerned, as far as the public stock holding limit is concerned. Then अगला मुद्दा था फिशरी सब्सिडीज का, ठीक है। और तीसरा जो ट्रिप्स वेवर की बात करें वैक्सीन के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों उसके अलावा और भी काफी माइनर इश्यूज थे, लेकिन मेजर जो इश्यूज थे वो ये 3 थे। तो जैसे ई कॉमर्स को लेके कुछ इश्यूज थे, लेकिन वो माइनर इश्यूज में आ जाते हैं। मेजर जो डिमांड्स थी इंडिया की वो ये थी। पहली बात करें कर्टेलिंग द फिशरी सब्सिडीज की। देखिए इंडिया के साथ और भी बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज थी जिन्होंने कुछ कंसेशन उनको इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मिल सके, हालांकि कंप्लीटली तो नहीं हुआ, बट बहरहाल WTO ने पास किया एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट जहां पे ये बात डिसाइड करी गई दैट हार्मफुल सब्सिडीज जो है इलीगल, अनरिपोर्टेड और ये IWU के तौर पे इसको डिनोट किया जाता है कि जो हार्मफुल सब्सिडीज हैं इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग के ऊपर, वो आने वाले 4 साल के लिए उसके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा। पिछले 20-21 सालों से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो नेगोशिएट कर रही हैं एज फार एज द बैनिंग ऑफ द सब्सिडीज ऑन फिशरीज इज कंसर्न, ठीक है। अग्रीमेंट अभी तक तो इलीगल और अनरेगुलेटेड फिशिंग के ऊपर पहुंच चुका है कि भी ऐसी कोई सब्सिडीज विच आर प्रमोटिंग इलीगल एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, उसके ऊपर से जो सब्सिडीज हैं वो बैन कर दी गई हैं। लेकिन फिशरीज के ऊपर पर से जो सब्सिडीज हैं वो बैन अभी नहीं करी गई हैं। सो WTO फेल्ड अगेन टू कंप्लीटली एलिमिनेट द सब्सिडाइज्ड ओवर फिशिंग। इंडिया का आर्ग्यूमेंट क्या है? इंडिया का ये कहना है, देखिए जो डेवलप्ड देश है, अब चलो चाइना वैसे तो अपने आप को डेवलपिंग कंट्री कहता है, लेकिन अगर इंडिया चाइना के मुकाबले चाइना थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड है। इंडिया का ये कहना है कि चाइना है, ताइवान है, जापान है, US है, नॉर्डिक देश है, ये अपने फिशरी सेक्टर्स को हाईली सब्सिडाइज करते हैं और हैवी गवर्नमेंट सब्सिडाइजेशन यहां पे इन्वॉल्व रहती है। तो इंडिया का आर्ग्यूमेंट ये है कि जो बाकी डेवलपिंग देश है वो पिछले 20-21 सालों, अब देखिए अगर हम यहां पे अपने फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के चलते, अब WTO हमको कहता है कि जी आप अपने वीट और राइस पे इतनी हैवी सब्सिडीज देते हैं और आप वो सब्सिडीज देके बाहर एक्सपोर्ट करते, तो ये बात गलत है। तो हमारा आर्ग्यूमेंट ये है कि भैया आप वहां पे फिशरीज में इतनी सब्सिडीज दे रहे हैं, आप वहां पे सब्सिडीज देके एक्सपोर्ट करो, वो सही है। और हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी गरीबी है, अगर हम वीट और राइस जो कि हम पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम, जो हम पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के चलते जो प्रोक्योर करते हैं, अगर हम वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे तो आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो इंडिया ये कह रहा है कि क्या ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाइना है, ताइवान है, जापान है, यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, अमेरिका है, क्या ये नहीं चाहते कि अब, क्योंकि WTO किसके लिए स्टैंड करता है? ग्लोबल फेयर ट्रेड के लिए स्टैंड करता है ना, फेयर ट्रेड प्रिंसिपल्स के लिए स्टैंड करता है। तो इंडिया ये कह रहा है कि क्या ये जो डेवलप्ड देश हैं, क्या ये नहीं चाहते कि हम यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज भी सेम लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अटेन कर सकें, कि अभी थोड़ा सा मौका हमको भी दिया जाए कि हम भी अपने फिशरी सेक्टर को सब्सिडाइज कर सकें, ठीक है। अब इस कॉन्फ्रेंस के चलते, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12 के चलते, इश्यूज पर्टेनिंग टू द सब्सिडीज एंड ओवरफिश स्टॉक्स वुड बी नेगोशिएटेड विद इन द नेक्स्ट 4 years, ठीक है जी। नाउ फॉर द कंट्रीज विद जिन्होंने ऑलरेडी रोबस्ट फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया हुआ है, फ्यूल सब्सिडीज ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो ऑन द फिशरी सब्सिडी, इंडिया हैज नॉट बीन अ लूजर बिकॉज
IWA की बात करें, है ना, यहां पे हमने डिस्कस किया था कि अगर हम इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग की बात करें तो यहां पे तो हम सक्सेसफुल हो चुके हैं कि WTO ने यहां पे एग्री कर दिया कि इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर जो सब्सिडीज दी जा रही है उसके ऊपर बैन लगाया जाएगा। लेकिन कंप्लीटली अगर हम कहें कि फिशरी सेक्टर में बिल्कुल सब्सिडीज को एलिमिनेट कर दिया गया, वो ये नहीं हुआ। फिर बात करें दोस्तों एग्रीकल्चर की। देखिए मेजर डिमांड एग्रीकल्चर में क्या था कि टू हैव अ परमानेंट सोल्यूशन एज फार एज द पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी पर्पसेस इज कंसर्न। नाउ सी द थिंग इज ये अब न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट आती रहती है कि भी यहाँ पे इंडिया में एक्सट्रीम पावर्टी 10% है, आज से 10 साल पहले 20% था। तो चलो पावर्टी 10% है, 20% 21% है। अक्सर बहुत क्रिटिसिज्म को देखने को मिलता है, इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं कि भाई इंडिया इतना सारा अनाज 80 करोड़ लोगों को क्यों बांटी जा रहा है फ्री में, क्या 80 करोड़ लोग बहुत गरीब हैं? पर चलो हमने पावर्टी एलिवेशन पे भी एम्फेसिस करना है, ठीक है, हम एक डेवलपिंग कंट्री है। अब इसके चलते क्या हुआ था, जहां पे पब्लिक स्टॉक होल्डिंग लिमिट की बात आती है तो 2013 में जो बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 9, तो वहां पे एक पीस क्लॉज एक हमने अचीव किया था, ठीक है। अब इस पीस क्लॉज के चलते एग्जेम्पशंस वर बीइंग सीक्ड फॉर एक्सपोर्टिंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम द पब्लिक स्टॉक्स विच आर प्रोक्योर्ड एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन WTO के देशों ने कहा कि यह पॉसिबल नहीं है कि भारत सरकार जो अनाज प्रोक्योर कर रहा है MSP पे, वो अनाज बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। और यहां पे एक और बात समझने वाली आती है, WTO ने कहा था कि भी 10% वाला एक प्रिंसिपल है, 10% वाला एक सीलिंग है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक लेमैन टर्म में अगर आपको समझा के चलूं, अगर मान लीजिए पैडी की बात, चलो राइस की बात करें, ठीक है। अब राइस प्रोडक्शन में उसका प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बोलें, उसकी मार्केटिंग कॉस्ट बोलें, मान लीजिए अगर वो 60,000 रुपए है एग्जाम्पल के तौर पर, तो WTO ने यह कहा था कि भी अगर 60,000 रुपए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस है तो भारत सरकार कितनी सब्सिडी दे सकती है? 6,000 से ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकती है, 10% से ज्यादा सब्सिडी नहीं मिल सकती है, ठीक है। अब इसके चलते एक पीस तो भारत सरकार ने कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देखिए हमारे यहाँ पे गरीब लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, और 2013 में ही तब UPA की सरकार थी, तब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी पास करा गया था। तो भारत सरकार ने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, अभी हमको थोड़ा टाइम चाहिए, वी नीड टू बाय सम टाइम। तो भारत सरकार ने WTO को ये थोड़ा एक सजेशन दिया कि आप पीस क्लॉज को इन्वोक कर दीजिए, यानी कि जब तक इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक हम जैसे चलता आ रहा है वैसे चलता रहेगा, ठीक है। अब ये बात डिसाइड करेगी, जो पीस क्लॉज है जो कि 2013 में इन्वोक करा गया था, वो 2017 तक रहेगा। बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि इंडिया ने ऑलरेडी इस पीस क्लॉज को 3 बारी इन्वोक करा इन द लास्ट 2 ईयर्स। रिसेंटली अभी अप्रैल 2022 में इन्वोक किया था, बिकॉज देखिए अभी रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के चलते हमने काफी सारा वीट एक्सपोर्ट करा, इजिप्ट को एक्सपोर्ट करा, ईरान को एक्सपोर्ट करा, बिकॉज आमतौर पर ये कंट्रीज यूक्रेन के ऊपर डिपेंडेंट थी वीट सप्लाईज के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमने ये बोला कि हम वो अनाज एक्सपोर्ट करेंगे जो अनाज हमने प्रोक्योर करा है एट MSP, फिर ताकि WTO हमारा गला ना पकड़े कि भाई आप तो वो अनाज एक्सपोर्ट करो जो आपने MSP पे प्रोक्योर किया था, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा अगर आपने पीस क्लॉज के बारे में पढ़ना तो यहां पे भी आप पढ़ सकते हैं, यहां पे एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन है। ये बेसिकली क्लिपिंग जो है ये 2013 के एक आर्टिकल की है जो कि इकोनॉमिक टाइम्स में आया था, ठीक है। तो यहां पे फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कितना है इन मार्केटिंग ईयर 2019-20, तो यहां पे राइस की बात की जा रही है, तो यहां पे अगर वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इन मार्केटिंग ईयर इन 2019-20 46,000 मिलियन है, तो यहां पे डोमेस्टिक सपोर्ट फॉर राइस भारत सरकार द्वारा कितनी थी? $6,000, ठीक है, $6,000 मिलियन, $6,370 मिलियन। तो डेफिनेटली वो 10% लिमिट से ज्यादा है। तो 10% लिमिट यहां पे लगभग $4,600 मिलियन कुछ बनती है, लेकिन ये 6,000 से ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो 10% वाली जो लिमिट है उसको ब्रीच कर रहा है। फिर बात करते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे। देखिए वहां पे फिर मेंबर्स ने ये भी एग्री किया फॉर अ बाइंडिंग डिसीजन टू एग्जेम्प्ट द फूड परचेज्ड बाय द यूएन्स वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस फ्रॉम एनी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। देखिए दोस्तों यहां पे मतलब ये बात करेगी, जैसे अब अफगानिस्तान में देखिए हम ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देख रहे हैं, है ना, रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हम देख रहे हैं। अब गरीब देशों को जहां पे अनाज पहुंचाना है, तो चाहे देखिए अब चाहे वो अनाज कोई भी देश हो, चाहे वो इंडिया या चाहे वो कोई और डेवलपिंग कंट्री भी है, अगर वो अनाज मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, यानी कि वो अनाज जो कि वो प्रोक्योर करती है सरकार अपने डोमेस्टिक पॉपुलेशन को फीड करने के लिए बिकॉज ऑफ फूड सिक्योरिटी पर्पसेस, लेकिन अगर उसी प्राइस पे वो अनाज दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करे जहां पे बहुत ग्रेव क्राइसिस चल रहा है, जहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत है, तो उस बात पे फिर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा, ठीक है। हाउएवर कंट्रीज वुड बी अलाउड टू रिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाईज टू इंश्योर डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी नीड। तो जैसे इंडिया ने भी वीट एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया है, बिकॉज अंतर्राष्ट्रीय दाम वीट के बढ़ गए थे, तो इंडिया को यह था कि अगर इतने महंगे दाम में लोग यहाँ पे वीट खरीदेंगे, हमारे पास तो बहुत अबंडेंट स्टॉक पड़ा हुआ है वीट का, लेकिन हमको यह था कि वो अबंडेंट स्टॉक पहले हमारे लोगों के काम आना चाहिए, बाद में उसका एक्सपोर्ट करेंगे। तो अब इस पर्टिकुलर क्लॉज के चलते कंट्रीज वुड बी अलाउड टू रिस्ट्रिक्ट द फूड सप्लाईज टू इंश्योर द डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी नीड्स।
ट्रिप्स वेवर की बात करें तो दोस्तों इंडिया और साउथ अफ्रीका बहुत सालों से बहुत सालों से कह रहा हूँ 2-3 सालों से ये बात कर रहे हैं जब से कोविड पैंडेमिक चला है कि भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, अब वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे वेवर क्यों नहीं दे देते हैं? बिकॉज देखिए अब गरीबों को जरूरत है वैक्सीन की। अफ्रीकन कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, वहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोगों को सिंगल शॉट वैक्सीन भी नहीं अभी मिल पाया है। और हमने देखा था वैक्सीन नेशनलिज्म का कंसेप्ट भी हमने देखा था कि बहुत सारे जो अमीर देश थे वो वैक्सीन को होल्ड कर रहे थे कि भाई पहले अपने लोगों को हम वैक्सीन देते हैं, बाद में देखेंगे अफ्रीका में, अर्जेंटीना में क्या करना क्या नहीं करना, है ना। तो इंडिया साउथ अफ्रीका ने प्रपोजल 2020 में रखा डब्ल्यूटीओ को कि ट्रिप्स वेवर की बात करी थी, ठीक है। लेकिन जो रिच फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी उन्होंने कहा था कि नहीं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे डॉक्टर ने दिन रात एक करा, अभी बीमारी आई और अभी एकदम से हमने वैक्सीन बना दी और आप कहते हो कि जी वो वैक्सीन बनाने के प्रोसेस में आप कंप्लीटली आईपीआर वेवर बिल्कुल कंप्लीटली वेव ऑफ कर दो और हम वो जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है, जो पूरा का पूरा पेटेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबको बांट दें, तो ये बात तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन बहरहाल इस मीटिंग के चलते डब्ल्यूटीओ मेंबर्स ने अग्री करा कि हम टेम्पररी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पेटेंट्स को वेव ऑफ कर देंगे फॉर द कोविड-19 वैक्सीन विद द कंसेंट ऑफ द पेटेंट होल्डर, यानी कि जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। क्यों? ताकि वो इजिली ये जो वैक्सीन है मैन्युफैक्चर कर सके डोमेस्टिकली, ठीक है, ताकि जो गरीब देश हैं वहां उन देशों तक जल्द से जल्द ये वैक्सीन जो है पहुंच सके। लेकिन ये आईपीआर वेवर जो करा गया है, कुछ और भी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो वेवर है, दिस डज नॉट एडिक्वेटली वेव द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर ऑन ऑल द एसेंशियल कोविड मेडिकल टूल्स एंड इट डज नॉट अप्लाई फॉर ऑल द कंट्रीज। तो दोस्तों आज का जो लास्ट आर्टिकल है वो बात करता है, देखिए अभी पीछे न्यूज़ में भी आया था, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें, इंडिया का रैंक 180 था। देखिए काफ़ी यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी हमने सहा, हम भारत सरकार का रिस्पांस भी काफ़ी क्रिटिकल रहा था कि इतना हम इतने बुरे तो नहीं हैं, ऐसे इतने गैर जिम्मेवार तो नहीं है वातावरण को लेके हम, है ना। अब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये जो असेसमेंट है दिस इज कैरिड ऑन बाय येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज। अब यहाँ पे फोकस क्या रखा गया था? फोकस रखा गया था तो यहाँ पे जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में काफ़ी सारे इंडिकेटर्स थे, 11-12 इंडिकेटर्स थे, लेकिन फोकस रखा गया था, प्रायोरिटी रखी गई थी द फ्लो ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम द कंट्रीज। अब इंडिया का ये कहना है कि आज आप कह रहे हो कि इंडिया में ग्रीन हाउस गैसेज बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, कि इंडिया में जो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आप ये क्यों नहीं देख रहे हो जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिजर्वॉयर जो कि डेवलप्ड देशों में इतने सालों से है, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में जो कि बहुत साल पहले डेवलप हो चुके थे, उनका रैंक आपने टॉप पे रखा हुआ है। और जो देश इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपने वातावरण को क्लीन करने के लिए, हमने ये भी बोला कि देखिए हम तो रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम तो कार्बन सिंक्स क्रिएट कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, एफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हैं। तो आज आप कहो कि भाई चलो हम इतने सारे लोग हैं ना, 140 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग हैं, तो हमारा जो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस है वो इतना ज़्यादा तो नहीं होगा, ठीक है। बेशक हम थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर इन द वर्ल्ड जरूर होंगे, लेकिन पर कैपिटा कंजम्पशन तो हमारा इतना ज्यादा नहीं है। तो भारत सरकार ने थोड़े सवाल उठाए कि किस तरह, क्या आपने हिसाब किताब लगाया, क्या आपने यार्डस्टिक्स रखे हैं, क्या आपने इंडिया का रैंक 180 डिक्लेयर कर दिया है। सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहा था कि हमारे जो पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है वो कम है, रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन आवर इकोनॉमी, ठीक है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं रिन्यूएबल पावर जनरेशन के ऊपर, अब हम गीगावाट्स की बात कर रहे हैं, 500 गीगावाट का टारगेट हमने रखा है कि रिन्यूएबल पावर जनरेशन टुवर्ड्स 2030 करेंगे। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। कार्बन सिंक इनिशिएटिव के चलते हम 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो डिफेंस है वो हमेशा ये रहा है कि जो हमारा करंट एमिशन प्रोफाइल है दैट मे बी हाई, लेकिन अभी हमारी कोशिश है तभी करके हमने 2070 के टुवर्ड्स नेट जीरो रखा है ना, 2050 नहीं, कि हमारा एम्फेसिस है कि हमने डेवलपमेंट अचीव करना है, हमने अभी अर्बनाइजेशन पे फोकस करना है, बहुत सारे गरीबों को अपने पॉवर्टी एलिवेशन के टुवर्ड्स लेके जाना है। तो फिर डेफिनेटली हम एनर्जी कंज्यूम करेंगे, रिसोर्सेज कंज्यूम करेंगे, लेकिन जिम्मेवारी के साथ, बट डजंट मीन कि आप हमारा रैंक 180 कर दो। लेकिन दोस्तों कुछ कंसर्न्स की यहाँ पे बात आती है। अब जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात आ जाती है, चलो हमारी रिपोर्ट जैसी मर्जी है, लेकिन देखिए यहाँ पे तो बात हम झूठ नहीं कह सकते हैं। देखिए जितनी हम पोल्यूटेड सिटीज़ की बात करें, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो हम गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, है ना, दिल्ली एनसीआर रीजन की बात करें, कितनी पोल्यूशन है वहाँ पे, कितनी एयर क्वालिटी इंडेक्स तो डेफिनेटली होती है, बार बार आती रहती है बात, है ना, कि एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ पे कितना पुअर है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल डेटा फॉर 2019 जब इकोनॉमिक एक्टिविटी वॉज नॉट इम्पैक्टेड बाय कोविड, तो तब ये आया था सामने कि 1.67 मिलियन डेथ्स ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द एयर पोल्यूशन। तो देखो यहाँ पे ये बात तो हम झूठ नहीं कह सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा काफ़ी पुअर है। इनफैक्ट इन 93% ऑफ इंडिया, अगर हम WHO गाइडलाइंस की बात करें, जो अमाउंट ऑफ पोल्यूशन है दैट रिमेन्स वेरी वेल अबव द गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा स्कोर 7.8 है और रैंक 179 है एयर क्वालिटी मेट्रिक पे।
अब ग्रीन गोल्स की यहां पे बात करें, देखिए दोस्तों यहां पे बात करी जा रही है द नेशनल कॉज वुड बी स्ट्रॉन्गर, अगर जो पॉलिसीज है ऑन लग्जरी अर्बन इमिशंस उसको ज्यादा एम करा जाए, यानी कि यहां पे सजेशन कॉलमनिस्ट ये दे रहे हैं कि ठीक है अगर हम टैक्सेशन बढ़ा रहे हैं डीजल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, तो कोई बुरी बात नहीं है, दैट विल इन द एंड हेल्प पुअर इंडियंस। तो जो प्रिवेलिंग हाई फ्यूल और व्हीकुलर टैक्सेस हैं दैट विल ड्राइव एंड चेंज एंड रेज अ ग्रीन कॉमन सच एज क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि लोग साइकिलिंग प्रेफर करेंगे, साइकिल में जाना प्रेफर करेंगे, इलेक्ट्रिक गाड़ी में जाना प्रेफर करेंगे। तो यहां पे कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि अच्छी बात है अगर फ्यूल, कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि जो टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं डीजल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, वो अच्छी बात है, ठीक है। और जो नेशनल पॉलिसी है कि चलो हमने 2070 का हमने नेट जीरो का टारगेट रखा है, तो लेकिन जो टाइमलाइन है हमारी कोल फेज आउट की, देखिए आज एकदम से 2-3 सालों में तो नहीं हम अपनी बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से अचीव कर सकते हैं, टाइम लगेगा। लेकिन यहां पे सजेशन दिया गया कि जो टाइमलाइन है फॉर द कोल फेज आउट वो काफी ज्यादा है, ठीक है। सो देयर कैन नॉट ऑल्सो बी एक्सेसिव रिलायंस ऑन कार्बन सिंक्स, बिकॉज देखिए पेड़ पौधे तो चलो आप लगा रहे हो, ठीक है, हमको पता है कि दे एक्ट एज द रेजर्वायर्स ऑफ फॉरेस्ट, जो है ट्रीज जो हैं दे एक्ट एज रेजर्वायर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अब ये एकदम से रातों रातों नहीं पेड़ पौधे इतने बड़े हो जाएंगे, ठीक है। जो ट्री कवर है इसका जो गेस्टेशन पीरियड है वो काफी लंबा है, एंड द ट्री कवर ऑफ द राइट काइंड दैट टेक्स टाइम टू स्टोर कार्बन। तो ये बातें यहाँ पे कॉलमनिस्ट कह रही हैं। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अगेन यहाँ पे एंड में सजेशन ये दिया गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे तो हम एम्फोसाइज कर रहे हैं, जीडीपी पे तो हम एम्फोसाइज कर रहे हैं, लेकिन यहां पे एक कंसेप्ट है एक्सप्लोरेशन ऑफ डेवलपमेंट बियॉन्ड जीडीपी। चलो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, मोरलेस उससे मिलता जुलता है। तो ये जो सजेशन है अमर्त्य सेन, जोसेफ स्टिग्लिट्ज, ठीक है, ये जो नोटेड इकोनॉमिस्ट है उन्होंने सजेशन दिया था कि हम जहां पे जीडीपी अचीव करने की बात करते हैं, जहां पे हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, आगे जाके $20 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात करेंगे, डेवलप्ड इकोनॉमी बनने की बात करते हैं, तो वहां पे बहुत जरूरी है कि हम साथ के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात करें, ठीक है, कि क्या सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना ही सिर्फ कंप्लीट डेवलपमेंट है। तो रेपिटेटिव सी बात लगेगी आपको, बिकॉज ये बहुत बार हम बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पहले भी कर चुके हैं। सो दोस्तों ये जिस्ट था इस पर्टिकुलर आर्टिकल का। बाकी दोस्तों जाने से पहले दोस्तों हमारे कुछ कोर्सेज हैं, यदि आप अवेल करना चाहते हैं आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो दोस्तों वैसे तो हम इंकरेज करते हैं कि आप अपना न्यूज़पेपर डे टू डे बेसिस में पढ़िए, चाहे वो हिंदू है चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि आप कॉम्प्रिहेंसिवली आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि नहीं कवर हो पा रहे हैं फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, तो दोस्तों हमारा एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स का कोर्स है जहाँ पे आपको डेली वीडियो लेक्चर्स रहेंगे 6 डेज अ वीक। तो मंडे टू सैटरडे, तो मंडे जैसे ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस होंगे, ट्यूसडे को हिस्ट्री के, वेडनेसडे को आपके साथ पॉलिटी के डिस्कस हो किए जाएंगे, थर्सडे को इकोनॉमिक्स के, फ्राइडे को एनवायरमेंट के, और सैटरडे को ऑल्टरनेटली साइंस एंड टेक एंड आईआर के, ठीक है। तो ये जो कोर्स है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड कोर्स रहेगा आपको, ठीक है। इसमें आपको डेली पीडीएफ और मंथली कंपाइलेशन भी प्रोवाइडेड रहेगी, और जो करंट अफेयर्स हैं, जो आज के टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, तो उसका क्या रेलेवेंस है पीवाईक्यूज के साथ, तो चाहे वो पीवाईक्यूज मेंस में आए चाहे वो प्रीलिम्स में आए, तो वो भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। और दोस्तों ये स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप है उन बच्चों के लिए जो कि इस साल मेंस लिखेंगे। सो दोस्तों इस ग्रुप में सबसे खास बात क्या है इस पर्टिकुलर कोर्स में कि आपको मेंटरशिप मिलेगी बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो कि ऑलरेडी सर्विंग आईएएस, आईपीएस और आईआरएस ऑफिसर्स हैं। तो दोस्तों ये हमारा टोल फ्री नंबर है और ये इसका प्राइस है, तो आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर दोस्तों हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज भी है, राइट। सो दोस्तों ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जरूर इस नंबर पे कॉल करना। बाकी क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ WTO's मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, ये पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन। डिस्कस द की टेकअवेज फॉर इंडिया फ्रॉम द रिसेंटली हेल्ड WTO's 12th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, 250 शब्दों में। सो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, और दोस्तों अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी कोई ऐसी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो सके। बाकी मिलेंगे कल, आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।